अस्सलाम वालेकुम जी, खदीजा महमूद शाहिद। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक और एक बहुत ख़ास और ख़ास मेहमान के साथ। आज का मेरा टॉपिक है कोविड-19 एंड ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स। और ये जो लॉकडाउन की अभी सूरत हाल है, इसमें यह है कि डॉक्टर्स तक अप्रोच इतनी आराम से नहीं हो पा रही। तो वो ख़वातीन जो इस मर्ज़ का शिकार हैं, उनको आजकल की जो सिचुएशन है उस हवाले से किन किन प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं उनका ख़्याल रखना चाहिए, और अगर डॉक्टर तक अप्रोच नहीं हो पा रही तो क्या करना चाहिए, और भी मज़ीद कई मेरे जहन में जो सवालात हैं वो सारे आज मैं डॉक्टर साहबा के साथ डिस्कस करूँगी। एक बात है कि एक बीमारी जो है अल्लाह पाक की तरफ से आती है, लेकिन मेरा रब बहुत रहमान है, वो बहुत रहीम है कि जहाँ पर अगर वो एक मर्ज़ देता है तो वो उस मर्ज़ को दूर करने के लिए मसीहा भी जो है हमें वो भी अता करता है। और जब मैं डॉक्टर रुफ़ीना सूमरो का तारुफ़ जब भी कराती हूँ, मैं कहती हूँ लफ्ज़ डॉक्टर जो है वो आपकी अज़मत, आपकी कॉम्पिटेंसी, आपकी महारत और आपकी पर्सनालिटी के आगे थोड़ा सा छोटा लगता है। तो मैं तो इनको कहती हूँ जी ये मसीहा हैं। और इनका तारुफ़ कभी किसी सेमिनार में हो या कहीं भी मुझे कराना पड़े तो मैं हमेशा एक शेर से कराती हूँ कि मलकुल मौत को ज़िद ये है कि जान लेके टलूँ, मलकुल मौत को ज़िद ये है कि जान लेके टलूँ, सर बसजदा है मसीहा कि मेरी बात रहे। तो मेरी आज की मेहमान वैसे तो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मैं बता देती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर रुफ़ीना सूमरो FCPS, FRCS, FACS, लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में शी इज़ हेड ऑफ़ जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट एंड शी इज़ टॉप सर्टिफाइड जनरल सर्जन ऑफ माई कंट्री, वन ऑफ द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन। और उसके साथ ही ये ब्रेस्ट डिज़ीज़ क्लिनिक जो हैं उसमें भी जो हैं ये लोगों को शिफा देने का जो काम है वो कर रही हैं, अपनी पेशा वराना महारत का वहाँ भी सबूत दे रही हैं। और उसके अलावा भी मेरे मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ डॉक्टर साहब, आपका तारुफ़ और आपकी तारीफ़ दोनों के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो आइए बग़ैर टाइम वेस्ट किए बात करते हैं डॉक्टर रुफ़ीना से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। खदीजा, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। आई थिंक ये आपकी मोहब्बत है, खुलूस है, वरना बस अल्लाह का करम है, और कुछ नहीं कह सकती मैं। डॉक्टर साहब अभी भी मुझे यही फ़ील हो रहा है कि मैं उस अंदाज़ में या उस लेवल पे जाके आपका इंट्रोडक्शन नहीं करा सकी जिस तरह मुझे कराना चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी डॉक्टर हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छी इंसान हैं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ तो ये भी पूछनी है। बात हम जब कोविड-19 के और ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करेंगे, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कोविड-19 की वजह से आपकी अपनी रूटीन में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा। देखिए, कोविड-19 से हर शहरी मुतासिर हुआ है, बात दुनिया में भी और ऑब्वियसली पाकिस्तान में और कराची में भी। डर, खौफ और लॉकडाउन, तो जो लोग हर एक, तो अगर कोई सिम्पटम्स थे भी, वैसे ही हमारे पास लोग क्योंकि ये शुरू के इब्तदाई मराहिल में पेनलेस चीज़ होती है, तकलीफ नहीं होती है, तो लोग हमारे पास वैसे ही लेट आते हैं। और अब लॉकडाउन की वजह से कुछ कोरोना का डर पैदा हो गया और बाकी इतनी चीज़ों ने अपनी प्रायोरिटी ले ली, और लॉकडाउन की वजह से लोग डॉक्टरों तक वैसे ही नहीं पहुंच सक रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो है कुछ थोड़े से टाइम के लिए बिल्कुल, बल्कि सर्विसेज आप ये बोले स्टैंड स्टिल पे आ गए लॉकडाउन में। और अगर कोई आना भी चाहे तो अस्पताल में क्या डर है कि यहाँ तो कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स होंगे, तो हम जाएं कैसे? या तो ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही है, फाइनेंशियली हम लोग सब इतने पीछे चले गए कि उसकी वजह से नहीं आ रहे। वो ये कि अगर अस्पताल चले भी गए तो वहाँ तो बहुत सारे पेशेंट कोरोना, कहीं हम उन मरीज बीमारी एक के लिए जाएं, दूसरी नहीं लेके आ जाएं। तो ये सारे डर खौफ की वजह से एक तो हम डॉक्टर्स के पास भी वो वाली फैसिलिटीज नहीं रही थी, बिकॉज बहुत सारा स्टाफ भी छुट्टी जा रहा था, और दूसरे हम काफी अरसे तक, हालांकि हम कह रहे थे कि हम और कोई नहीं सही कैंसर पेशेंट्स को जरूर सर्विस देंगे, तो आई थिंक लेकिन वो भी बहुत हद तक मुतासर जरूर हुई। अब वापस भी आ रहे हैं, लेकिन डर खौफ बहुत ज्यादा है, तो आई थिंक कैंसर ट्रीटमेंट
हमें बहुत सारी अपनी पॉलिसीज मॉडिफाई करनी पड़ी हैं टू मैनेज कैंसर पेशेंट्स इन दिस कोविड पीरियड। डॉक्टर साहब, फिर मुझे ये बताइए कि एक तो वैसे ही जैसे भी आपने बताया कि लोग आ नहीं पा रहे, तो वो ख़वातीन जो ऑलरेडी इस मर्ज़ का शिकार हैं और जिनकी स्टेज थोड़ी सी आगे जा चुकी है और वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे, तो फिर वो क्या करें? देखें, जो हमसे किसी तरीके से कांटेक्ट कर रही हैं, चाहे हमारे क्लिनिक के थ्रू अपॉइंटमेंट लेके या फिजिकली आ रही हैं या हमने ऑनलाइन टेली क्लिनिक्स शुरू की हुई हैं, तो उनसे भी हम उनको गाइड कर रहे हैं कि ये टेस्ट करा लें और फिर बताएं। लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट कराने के लिए भी उनको अस्पताल आना पड़ेगा ना, जैसे एक्सरेज हैं, बाकी चीज़ें, तो उनकी विजिट्स अस्पताल में हम मिनिमाइज कर रहे हैं और जिनको सर्जरी करनी है उनको सर्जरी का टाइम दे रहे हैं। और अब हम कितने अरसे तक पेशेंट को डिले करेंगे, तो हमने कैंसर सर्जरी की एटलीस्ट हमने सर्जरी करना शुरू कर दिए। मे बी हम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक कैंसर मैनेजमेंट जरूर कर रहे हैं। फिर दूसरी जो कैंसर पेशेंट्स की सर्जरी के अलावा आती है चीजें कि उनको डायग्नोसिस की हद तक के लिए जो इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जो बायोप्सी चाहिए। दूसरी जो हमारा मेजर ट्रीटमेंट इशू होता है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी बहुत सारी किस्म की होती है और कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कुछ लोग ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। तो अब जब हम कर रहे हैं तो हम कि इन पेशेंट्स को जो डायग्नोज हो रहे हैं, हमारी एक मल्टी डिसिप्लिनरी, जहाँ सारे स्पेशलिस्ट बैठ के फैसला करते हैं कि इस मरीज के लिए क्या ट्रीटमेंट बेहतर होगी। तो इंटरनेशनली भी कोविड ईरा में ब्रेस्ट कैंसर को कैसे मैनेज करना चाहिए, अमेरिकन, यूरोपियन सब गाइडलाइंस आ गई हैं और हम भी यहाँ पे बोर्ड बैठ के फैसला करती है कि किस तरीके से करें कि इस मरीज को कौन सी कीमोथेरेपी दे कि जिसमें उनके अस्पताल आने के विजिट्स भी कम हो और उनके साइड इफेक्ट्स भी कम हो, ताकि वो कम बीमार पड़े, कम उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़े। तो हम लोग वो ट्रीटमेंट भी जो मॉडिफाई कर रहे हैं कि ताकि कीमोथेरेपी दें कि आप तो कोविड के हिसाब से उनकी हम पूरी मैनेजमेंट एक बोर्ड बैठ के ये फैसला कर रही है जो बहुत ज़ईफ लोग हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये हम देख रहे हैं कि कोरोना जो है वो बूढ़े लोगों में या जिनकी बहुत ज़्यादा डिजीज है वो ज़्यादा ससेप्टेबल है, इनसे उनके मोर्टेलिटी रेट उन लोगों में ज़्यादा है। तो जो बूढ़े लोग हैं, जहाँ हम पहले सोचते थे कि नहीं चलो ये जैसे बीमार इनको कीमोथेरेपी दे दे, वहाँ हम उनसे थोड़ा सा रिलेक्टेड हो रहे हैं, फैमिली से डिस्कस करके उनके प्रोज एंड कॉन्स। मे बी हम अगर वो टैबलेट्स जो हार्मोनल टैबलेट्स होती हैं उनको उस पे डाल रहे हैं ताकि हम उनको उन साइड इफेक्ट से बचा सके, ताकि कम से कम उनकी ट्रीटमेंट होती रहे। तो ये ट्रीटमेंट इफेक्ट जरूर हो रही है। और जहाँ पे खास तौर से जो हमारे बहुत सारे कराची में ये हब है सिंध का, और बहुत सारे हमारे पास इंटीरियर से, बलूचिस्तान से भी पेशेंट्स आते थे। अब जब वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद थी और ट्रेन्स भी इतनी नहीं चल रही थी, तो आई थिंक ना सिर्फ कराची के लोग मुतासर हुए, बल्कि मैं बोलूँगी पूरे प्रोविंस एंड हम किसी हद तक बलूचिस्तान को भी देख रहे थे। वो सारे पेशेंट्स भी आई एम श्योर ज़रूर अफेक्ट होंगे। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, इन लोगों के तो जो इम्यून सिस्टम है वो भी बहुत वीक होता है और ये काफ़ी वल्नरेबल भी होते हैं कि ये ज़ाहिर कैरियर्स भी आप कह सकते हैं इनको कि कोई बीमारी अगर हो तो उसको जल्दी ये कैरी कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ मुझे बताएं, और अगर खुदा न खास्ता इनके अपने घर में कोई कोविड पेशेंट जो है वो डायग्नोस हो जाए तो फिर इन लोगों को क्या करना चाहिए? आई थिंक वो कोरोना पेशेंट जो डिजीज है, वो चाहे ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को हुई हो या वो उनकी फैमिली में हुई है, उनको आइसोलेशन में जाना तो मस्ट है। लेकिन अगर प्रॉब्लम हो जाता है जो कोरोना जो ब्रेस्ट कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हो और उनको कोरोना हो जाए, तो कीमोथेरेपी से बहुत इम्यून सिस्टम, आपका पता है कि हमारे काउंट्स जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो सारा खराब हो जाता है। उसमें अगर उनको कोरोना हो जाए तो आई थिंक उसके फिर आउटकम बहुत एडवर्स हो सकते हैं। तो इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि इनको कीमोथेरेपी कम और वो दें जिसमें बहुत लेट इंटरवल्स पे आना पड़े, जिसके साइड इफेक्ट्स मिनिमल हो, तो ताकि उनकी अस्पताल की विजिट्स कम से कम हो सके, ताकि अस्पताल में अगर जो दूसरे लोगों से इंटरेक्शन, क्योंकि घर में तो आप एक बंद कमरे में रह सकते हैं और अस्पताल में आ जाएं तो आप ना चाहते हुए भी आपका बहुत सारे लोगों के साथ एक्सपोजर हो जाता है।
तो आप उन विजिट्स को अगर मिनिमाइज कर सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है। और सबसे यही दरख्वास्त है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर अगर कोरोना पेशेंट है तो उसको तो आपको बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन में रखना ही रखना है। घर के बाकी लोगों को भी उससे मोहतात रहना चाहिए। और जब आप घर से बाहर कम से कम निकलें, और अगर मजबूरन किसी वजह से निकलना भी है तो प्लीज प्रोटेक्ट करके देख लें। हम अभी भी देखते हैं अस्पतालों में, और जहां गुंजाइश भी है डिस्टेंस रखने की, फिर भी लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और जहां पे मास्क पहनना चाहिए अस्पताल में, खास तौर से जहां हर किस्म के मरीज है, क्योंकि आजकल तो हम बहुत सारे अस्पताल में देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिसको कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन हम सर्जरी के लिए जब उनकी कोरोना टेस्ट करा रहे हैं तो वो कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यानी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो कि बीमारी दूसरों को पास कर सकते हैं, चाहे उनको खुद को बीमारी के सिम्टम्स हो या ना हो। तो अगर हम उनसे अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, और हम नहीं चाहते कि हम अगर कोई कोरोना कैरियर के हम किसी और को बीमारी ना दें, तो हम सबको चाहिए कि हम ख्याल करें और सब घर में मास्क पहने, हाथ धोएं, एक दूसरे से क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए, डिस्टेंस रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटलीस्ट मैं अस्पतालों में कहती हूँ, बावजूद हमारी भरपूर कोशिश के हमारी आवाम ये चीज समझ नहीं रही है। तो सबसे जो चीज दरखास्त है इस आपके प्रोग्राम के तहत, सबसे ये बोलूंगी कि ये बीमारी ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि हम अपने आप को तो जो नुकसान दे रहे हैं, लेकिन हम अपने बाकी मुआशरे को भी उससे नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि एक आदमी को सिम्टम्स नहीं हुए आपके बीमार, लेकिन जरूरी है हर एक को सिम्टम्स नहीं हो। हम रोजाना देख रहे हैं हमारा डेथ रेट कितना बढ़ चुका है। कल हमारे पास 50+ द हाईएस्ट डेथ रेट था पाकिस्तान में, 58 थी या 56 थी। तो ये तो पहले इस वाले पूरे टाइम पीरियड में फरवरी से लेके अब तक नहीं हुआ था, बिकॉज आई थिंक हमने ईद के दिनों में ये सारी जो पॉलिसीज थी वो एसओपीज फॉलो नहीं की, और हम बहुत एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। तो जो लोगों को डिजीज नहीं है उनको डिजीज हो सकती है, और जो ऐसी बीमारी में जैसे कैंसर के, उनको हम फिर वो रास्ता खोल के नहीं दे रहे हैं, मुआशरा नहीं दे रहे हैं, वो माहौल नहीं दे रहे हैं कि वो सेफली जाके अपनी मोहल्लिक बीमारियों का इलाज करा सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे और हमने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कैजुअली लिया हुआ है, और मेरी अक्सर जब डॉक्टर्स के साथ डिस्कशन हो रही होती है, मैं उनसे भी बात करती हूँ, तो हमारी डिस्कशन में एक चीज़ ज़रूर होती है कि एक तबका ऐसा भी है कि जिसका ये मानना है कि कोरोना वगैरह कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये बस एक हवाई चीज़ है जो उड़ाई गई है। तो क्या आपका भी कभी वास्ता पड़ा है इतने हाई? जी मैं सुन रही हूँ, लेकिन कोरोना नहीं तो रोना ही रोना है। क्योंकि अगर आप कुछ करोगे तो बचोगे, और अगर नहीं है तो ये पूरी दुनिया में जो लाखों की डेथ्स हुई हैं तो उनको हम कैसे करें। और जिन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया वो मुल्क बच गए, जिन्होंने प्रोटेक्शन नहीं किए वो मुल्क बढ़ रहे हैं आबादी। हमने जब तक लॉकडाउन किया हमारे पास चंद 100 लोग भी रोजाना नहीं हो रहे थे, 50-100 हो रहे थे। और जिन लोगों ने लाइक चाइना, साउथ कोरिया ने किया तो वहां टोटली नॉन एग्जिस्टेंट डिजीज हो गई है। और ये जो हम लेबोरेटरी में डीएनए टेस्ट कर रहे हैं, हम उनको कैसे आरएनए टेस्ट कर रहे हैं, उनको कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। वो तो चीज हो रही है ना, हम तो लेबोरेटरी में वो आरएनए की पूरी साइकिल देख के बता रहे हैं कि ये बीमारी है। तो आई थिंक एज अ साइंटिस्ट, एज अ फिजिशियन, एज अ पढ़ा लिखा आदमी, हम इसको टोटल इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसकी ये अगर डिबेट कर सकते हैं कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या, किस तरीके से इंसान के जिस्म को अफेक्ट कर रही है, एक को कम हो रहा है, एक को ज्यादा हो रहा है, उस पर आप मुख्तलिफ थ्योरीज हैं, डिबेट कर सकते हैं। ये एक्स दवाई बेहतर है या वाई दवाई बेहतर है, उस पर भी आप बहस कर सकते हैं मुख्तलिफ चीजों पे। लेकिन ये बीमारी नहीं है उसको डिनाई करना, आई थिंक अकल जवाब नहीं देती उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया कोविड के हवाले से। अच्छा, कुछ अवेयरनेस पे थोड़ी सी बात कर ली जाए। आपके साथ सेमिनार्स भी कुछ कंडक्ट किए हैं इस हवाले से, तो आपके ख्याल में किस उम्र में जो है ख़वातीन को ये टेस्ट करवा लेना चाहिए कि वेदर और नॉट उनमें कोई ये सिम्टम्स अल्लाह ना करे डेवलप हो रहे हैं या नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सी शाइनेस भी है इस चीज़ को लेकर, तो वो थोड़ा सा आप मेरे देखने वालों को गाइड कर दीजिए।
मैं तो कहती हूँ कि आपको बच्चियों को स्कूल एज में ही सिखा देना चाहिए कि अपनी ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन खुद कैसे करना चाहिए, क्योंकि हम पेशेंट्स देखते हैं इतनी बड़ी-बड़ी नारंगी की साइज़ की गुठली है, उसकी साइज़ कब पता चली? कल पता चली। भाई ये एक दिन में नहीं हो सकती है। आप तो क्या इसका मतलब कि अपने आप को तवज्जो ही नहीं देती हैं। स्पेशली ख़वातीन अपने घर में, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, अपने बच्चों में, अपने शौहर में इतनी बिज़ी हो जाती हैं कि वो लास्ट तक उनको तवज्जो देने वाली चीज़ होती है, वो खुद की ज़ात होती है। और मैंने जैसे आपको बताया इब्तिदाई मराहिल में उसमें कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और अगर नहीं होती बोलते छोड़ो तकलीफ थोड़ी देर है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर पता भी चल जाए कोई चीज़ है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं समझती हैं कि डॉक्टर के पास जाएँ और वो इग्नोर करती रहती हैं। और अगर अनफॉर्च्यूनेटली किसी अनमैरिड लड़की को है या कोई ऐसे तो वो तो अपने घरवालों अपनी माँ को भी नहीं बताती है। बड़ी मुश्किल से अगर अपनी फीमेल मेंबर्स को घर के माँ या बहन को बता दिया तो वो अपने घर के मर्दों को नहीं बताना चाहते कि दुनिया क्या कहेगी, हाय लड़की कोई गुठली हो गया, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई है। तो वो और अगर चलो उनके बिकॉज़ हमारी सारी ख़वातीन जो है वो डॉक्टर्स के पास या अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने मर्दों पे डिपेंडेंट है। चाहे वो कमाऊ वर्किंग वुमन क्यों नहीं हो। तो जब वो फैसला होता है तो फिर ये कि कौन से डॉक्टर के पास जाएँ, फिर डॉक्टर ने अगर पास दूध कोई जाए तो वो सब शुरू में ये होती है कि वो बोलते हैं चलो उसको एंटीबायोटिक दे दो सबको इन्फेक्शन होगा। वो इन्वेस्टिगेट नहीं कराते, डिले कर जाते हैं। और अगर डॉक्टर के पास सही डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ तो भी अलग बात है। दूसरी हमारे पास डॉक्टर्स के अलावा अल्टरनेट थेरेपिस्ट बहुत हैं, जो भी आप मुख्तलिफ किस्म की जादू, तावीज़ जो भी आप कह लें उसको इलाज वो बोलते हैं ये नहीं कराना, बायोप्सी कराई फैल जाएगा, लोहा लगेगा, ये नहीं कराना। तो हमारे बहुत सारे बिलीव्स हैं जिसकी कोई बेसिस नहीं है, वो उसकी वेरियस वजह से वो लेट हो जाता है। और अगर कोई राज़ी भी है डॉक्टर के पास आ जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ जो है आई थिंक पैसा फाइनेंशियली हमारी कौम सारे लोग वो सारी महँगी ट्रीटमेंट डायग्नोसिस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। या और अगर है भी तो इतने यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से शायद हमारी डॉक्टर्स या फैसिलिटीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा अगर आप रेशो देखें तो कम है। फिर अगर पहुँच भी जाती हैं तो जैसे ही आप बायोप्सी का नाम लेते हो या सर्जरी का नाम लेते हो, तो लोग डर जाते हैं और उससे जब आप बोला नहीं वो दूसरे ने बोला नहीं मेरे पास आना मैं बगैर सर्जरी के ठीक कर दूँगा। वो दर्द क्यों नहीं होता वो पता चला मैंने देखा है कि अल्टरनेट थेरेपिस्ट के पास 6-6 महीने से सालों से बैठे हुए हैं जब तक वो फट गया, गल गया, ज़ख्म हो गए, वो फिर भी कहते हैं नहीं ये झड़ रहा है, साथ-साथ औरत भी झड़ जाती है। तो आई थिंक हमारे ये टैबूज़ जो है ना सोसाइटी में और लड़की को इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि पता नहीं इस बेचारी का क्या कसूर है कि शायद इसकी कोई कसूर होगी तो उसको ये बीमारी मुअल्लक हो गई है। भाई उसका कोई कसूर नहीं है, किस्मत के खेल हैं, जिसको होना है उसको हो जाए। तो वो लड़की हर लिहाज से पिसती है। घर वाले भी मार रहे होते हैं, मुआशरे वाले भी दे रहे होते हैं, बीमारी का भी डर है, कैंसर का भी कोई भी लफ्ज़ कैंसर ही इतना खतरनाक है कि जिसको अल्लाह माफ़ी होता है वो कोई उन्हीं से जाके पूछे कि उनके दिल पे क्या गुज़रती है। और फिर पैसों का खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हम जो बीमारी देखते हैं बहुत एडवांस स्टेज पे देखते हैं। आप अगर देखें तो वेस्टर्न वर्ल्ड में मेजॉरिटी मोर देन 70-80% जो है वो अर्लीस्ट स्टेज होती है, स्टेज 1 उसमें आ जाते हैं, जब गुठली की साइज़ बहुत छोटी होती है। और हम देखते हैं जब ये इसकी लास्ट स्टेज होती है, स्टेज 4 जब बीमारी ब्रेस्ट से निकल के फैल चुकी है। तो हम जो मेजॉरिटी मरीज़ देखते हैं वो स्टेज 2-3 में देखते हैं जब अर्ली नहीं होता है। तो जितना आप अर्ली पढ़ोगी लिमिटेड ऑपरेशन करनी पड़ती है, सिर्फ़ गुठली निकालनी पड़ती है, कीमो भी कम देनी पड़ती है, तो आप अपनी उसको कम सर्जरी करके और बेहतर तौर पे ऑलमोस्ट क्योर कर सकते हैं। जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती चली जाती है, उस वक़्त फिर उसको ऑब्वियसली बीमारी को काबू में करने के लिए भी फिर चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर हम ये समझ लें कि ये किसी का कसूर नहीं है और ये काबिले इलाज मर्ज़ है। बाकी जो लोग हैं जो स्टेज 1 में वेस्ट में डायग्नोज़ कर रहे हैं, उनको अगर आप देखें और यहाँ भी हम जिनको अर्ली डायग्नोज़ करते हैं उनके ऑपरेशन को इलाज को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गया,
वो नॉर्मल जिंदगी गुजारी है। जैसे आप किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, पित्ते का वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरीके से ये कैंसर लोग भी सर्वाइव होके नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, बशर्त के हम उसको अर्ली डायग्नोज करें और उनकी मुकम्मल जितनी उनकी जरूरत है बीमारी के लिहाज से वो सारी उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने अभी गुठली की बात की, तो किस एरिया में वो गुठली हो तो आपके ख्याल में कि वो चीज़ अलार्मिंग है, वो थोड़ा गाइड कीजिए। 90% जो सिम्टम्स होते हैं वो गुठली होती है। एरिया की बात नहीं है, गुठली की नेचर की बात होती है। जो आम गुठली होती है, गुठली का मतलब कैंसर कतन नहीं है, क्योंकि अगर हम 10 गुठली वाले मरीज देखते हैं तो 9 की नॉन कैंसरस गुठली होगी, हार्मलेस गुठली होगी, जिसको हम बिनाइन गुठली कहते हैं, यानी कैंसर नहीं है। शायद 1 या 2 गुठली जो होगी वो कैंसर की होगी। हम हाथ देख के उसकी साख से, उसकी बाउंड्री से किसी हद तक बता सकते हैं कि ये कैंसर की है या नहीं है, लेकिन हतमी इलाज करने के लिए हमको चाहिए होता है कि हम एक्सरे भी करें और बायोप्सी भी करें, तब हम 100% श्योर हो जाते हैं कि कैंसर की है या नहीं है। लेकिन सिर्फ गुठली ही होना कैंसर की अलामत नहीं है। बाकी चीज आपको ब्रेस्ट को अगर देखें, अब जब हम कहते हैं अपने आप को देखना चाहिए, तो ब्रेस्ट की साइज में, शेप में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी एक ब्रेस्ट और दूसरी ब्रेस्ट की लेवल्स ऊपर नीचे हो, खाल में आपको ऐसे लग जाए जैसे सख्ती हो, नारंगी की छिलका हो जाता है, निपल में चेंजेस मालूम हो जो कि पहले नहीं थी, अंडर आर्म के ग्लैंड्स में आपको बगल में फील हो रहे हैं, तो ये कोई भी, मैं कहती हूँ कोई भी आपको तब्दीली नजर आ रही है जो पहले नहीं थी, चाहे वो कैंसर के अलामत हों या नहीं हो, एक समझदार खातून को उसके लिए कंसर्न डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, जो अपने तजुर्बे के मुताबिक उसको देख के बताए कि ये जो चेंज आपको फील हो रही है ये हार्मलेस है या आपके ये जो है कैंसर के अलामत हो सकते हैं। वो खुद भी देखेंगे, जरूरत होगी एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, बायोप्सीज करा के 100% श्योर हो जाएंगे कि ये बीमारी है या नहीं, क्योंकि शको शुबे में अगर हम 6 महीने, साल गुजार देंगे तो ये लेट हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये भी एक चीज़ गाइड कीजिए कि जैसे और बीमारियों के लिए भी कहा जाता है कि एहतियात बरतें, तो क्या कोई ऐसा भी तरीका है कि हम कहते हैं ना कि ये बीमारी ना हो, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर के हवाले। देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जो हमारे हाथ में ये नहीं है कि जिसके पीरियड्स जल्दी शुरू होते हैं, देर से ख़त्म होते हैं, किसी की फैमिली में किसी को ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को है, लाइक 2 लोगों को है या फर्स्ट डिग्री जैसे है ना उनको है, और यंग एज में किसी को हुआ हो, और अगर किसी के दोनों तरफ हो तो रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे, हम अपनी फैमिली, फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर, मेल्स आप कोई 1000 फीमेल्स देखते हो तो कोई एक मिलता है जिसको ब्रेस्ट कैंसर हो। तो अगर हम अपनी जेंडर चेंज कर सकते हैं ना, हम अपनी फैमिली चेंज कर सकते हैं, तो और ना हमारे, लेकिन जो हम ये कर सकते हैं कि अगर किसी ने एक्सटर्नल हार्मोन्स लेके, जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सालों से ले रहे हैं, या ये लोग जो है एक्सटर्नल, ये हम HRT कहते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिस पर मेनोपॉज होने वाला होता है, हॉट फ्लशेस हो रहे होते हैं, उसको खत्म करने के लिए गायनाकोलॉजिस्ट हार्मोनल टैबलेट्स देते हैं। वो चंद साल तक तो सही है क्योंकि उस वक्त आपके सिम्टम्स, लेकिन हमारे पास वो भी खवातीन है जिनको 45/4 में शुरू हुआ, वो 70 साल की उम्र पे आ रही हैं, अभी भी वो मल्टीविटामिन समझ के खा रही हैं। भाई, कुदरत का निज़ाम है, एक वक्त पे हार्मोन खत्म हो जाएंगे, मेनोपॉज, हमको कुदरत के साथ चलना चाहिए। तो अगर इतने सालों से आप लेंगे तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। और जिन खवातीन को हम कहते हैं कि पहली प्रेगनेंसी 35 साल से पहले करके बच्चों को फीड करा ले, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो कुछ खवातीन को जिनको बच्चे पैदा नहीं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। और कुछ लोग आजकल वैसे भी प्रोफेशनल खवातीन हो गई हैं, हर एक काम कर रहा है, तो बोलते हैं पहले प्रोफेशनल लाइफ में आगे चले जाएं, बच्चे बाद में पैदा कर लेंगे। तो अगर 35 ईयर्स से पहले प्रेगनेंसी कर लें, बच्चे को फीड करा लें, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। कुछ लोग जो है मोटापा, खासतौर से मोटापा मेनोपॉज के बाद हो, वो भी एक रिस्क फैक्टर है। और टोबैको स्मोकिंग रिस्क फैक्टर है, अल्कोहलिज्म एक रिस्क फैक्टर्स है।
तो अगर हम इन चीज़ों से बच सकते हैं, ये हमारे हाथ में, या हम उनको काबू कर सकते हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों को काबू में करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप हफ्ते में 3 घंटे ब्रिस्क वॉक करें, आप एक ही दिन में कर लें या आप 45 मिनट, घंटा 3-4 दिन हफ्ते में कर लें, उसका प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। ये हर बीमारी का इलाज है, चाहे दिल की बीमारी हो या कोई भी बीमारी हो। दूसरी, अगर हम सेहतमंद ग़िज़ा खाएँ, जिसमें हम एक बोल ऑफ फ्रूट, एक बोल ऑफ सैलड्स, ग्रीन सैलड खा लें और मुरगन ग़िज़ाएँ कम से कम करें ताकि मोटापा भी नहीं हो, तो ये कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन का एक तरीका है। दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं कि जो हाई रिस्क, हमारे पास मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स हैं, हम हिस्ट्री से, फैमिली में कितनों को बाकी चीज़ रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीके से। और जिनकी ख़ानदान में ज़्यादा लोगों को है, उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। उनको, जैसे हम कहते हैं इसकी आँखें ब्लू हैं, इसके बाल गोल्डन है, तो जैसे हम अपने बड़ों से वो जीन्स लेकर आते हैं, तो इसी तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की भी किसी फैमिली में जीन्स होती हैं। जैसे आपने एंजेलिना जूली का नाम सुना होगा, द फेमस जो है हमारी एक्ट्रेस, उनकी फैमिली में वो जीन थी। तो उसको यंग एज पे पता चल गया, लेकिन जिन लोगों में ये BRCA या ब्रेका जीन होती है, उनको हम टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं कि वो जीन कैरियर हैं या नहीं है। लेकिन ये मैं नहीं कह रही हूँ कि सब कराएँ, लेकिन जिन लोगों की फैमिली में 2-3 रिश्तेदार, बहन को भी है, नानी को भी है, खाला को भी है, या 35 ईयर्स से कम हो गई है, या स्पेशल किस्म की कैंसर होती है, वो है, उनकी हम जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। और जिन लोगों में ये जीन होती है, उनकी उम्र के साथ-साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क आम ख़वातीन के लिहाज़ से बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम उनको प्रोफाइलैक्टिक मेडिकेशंस पे डालते हैं, या उनको 5 साल के लिए जो हम ट्रीटमेंट के लिए दवाई इस्तेमाल करते हैं, वो हम उनकी प्रोफाइलैक्सिस, उनकी बचाव के लिए रख देते हैं। या जैसे एंजेलिना जूली ने करा लिया था कि हम उनको प्रोफाइलैक्टिक, कैंसर हुआ नहीं है लेकिन ब्रेस्ट सर्जरी करा लेते हैं, ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं और प्लास्टिक सर्जरी करा देते हैं। राइट। तो ना ब्रेस्ट होगा, ना कैंसर होगा, ना फैलेगा। तो लोग लेकिन ये सारे बहुत ही एक्सट्रीम फैसले हैं। ये एक सर्जन या एक आदमी डिसाइड नहीं, इसके लिए बोर्ड बैठती है और साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, सर्जन बैठेगा, बाकी सारे लोग बैठेंगे, फिर बोर्ड बैठ के फैसला करती है कि ये वाकई ऑपरेशन होना भी नहीं चाहिए, प्रोफाइलैक्टिक नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सट्रीम फैसले हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं, जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं, जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं, वो करें, और जहाँ ज़रूरी समझे वहाँ जेनेटिक टेस्टिंग करें, हेल्दी खाएं, एक्सरसाइज करें। तो आई थिंक ये तो इजीली डूएबल थिंग्स हैं अगर हम अपनी सेहत का ख्याल करना चाहें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं कि क्या कोई ख़ास कलर हो वो पहनो तो पॉसिबिलिटी है ब्रेस्ट कैंसर होने की, या कोई ख़ास फैब्रिक है कि जिसकी वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? फर्क नहीं पड़ता है। जब हमारे पास बहुत सारा सवाल आते हैं, कलर, फैब्रिक, डिओड्रेंट, टेल्कम पाउडर्स, नहीं, ये रिस्क फैक्टर्स नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हम ये ड्यू स्टिक्स लगाते हैं या ड्यू स्प्रेज लगाते हैं, तो क्या अंडर आर्म्स में, तो क्या इससे भी कोई ख़दशा है कि ब्रेस्ट कैंसर होने का कोई चांस तो नहीं है? आई थिंक जो अगर हम रोल ऑन या एंटी पर्सपिरेंट डिओड्रेंट्स लगाते हैं, उससे वो हम लगाते हैं पसीना खुश्क करने के लिए। तो जब हम पसीना खुश्क कर, तो पसीने के जो ग्लैंड्स हैं उसकी ओपनिंग्स बंद हो जाती हैं, तो उनकी सिक्रीशन अंदर रह के खाल के नीचे एक सिस्ट बना सकती हैं, लेकिन इसका कतन कोई ब्रेस्ट कैंसर से ताल्लुक नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर द प्रेशियस टाइम। आप जितनी इन्फॉर्मेटिव गुफ्तगू आज हमारी हुई है, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मेरे क्लियर हुए हैं और डेफिनेटली मेरे देखने वालों के क्लियर हुए हैं, और दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला ने आपके हाथ में जितनी शिफा दी है उसको कायम रखे, उसमें मज़ीद इजाफ़ा करे। अल्लाह पाक आपको हमेशा शाद रखे, आबाद रखे, हमेशा खुश रहें और इसी तरह
जो है मसीहाई करती रहें और लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरती रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। जो आप ये काम कर रही हैं ये बहुत बड़ी बात है, इतने लोगों तक आप मुख्तलिफ ज़राए से नॉलेज पहुंचाती हैं। अस्का अजर अल्लाह मियां ये आपको थैंक यू देंगे। सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच।